तो सर हम जो है वो ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स कर रहे थे, पेपर वन के। और उसमें हमें रेशियोज करना है आज, और बैंक रिकन्सिलेशन करना है। आज रेशियोज का देखते हैं बेटा क्या कहता है। विच एक्शन वुड इम्प्रूव वर्किंग कैपिटल। अब बेटा देखो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है देखिएगा। रेशियोज में जब भी इस तरह का आएंगी ना बेटा चीजें, आपको फॉर्मूला से इंटरप्रिटेट करना है। अगर आप फॉर्मूले से इंटरप्रिटेट नहीं करोगे तो हमेशा आपका आंसर गलत होगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है सर? सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब मेरा वर्किंग कैपिटल इंप्रूव कब होगा बेटा? मेरा वर्किंग कैपिटल खुद सोचो ना, बढ़ेगा कब? इंप्रूव का मतलब बढ़ना बेटा। मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा कब बेटा? मेरा वर्किंग कैपिटल तब बढ़ेगा बेटा जब जो है वो, या तो मेरा करंट एसेट बढ़ जाए या मेरा करंट लायबिलिटी कम हो जाए। ऐसे ही है ना सर? आंसर ज्यादा कब आएगा? जब करंट एसेट या तो बढ़ जाए या करंट लायबिलिटी कम हो जाए। हमेशा याद रखिएगा, रेशियोज में इसी तरह फॉर्मूला से ही होगा। इम्प्रूव कैसे होगा वर्किंग कैपिटल? ज्यादा कैसे होगा? जब एसेट ज्यादा हो और लायबिलिटी कम हो। कौन सा वाला? करंट वाला। अब आओ जरा ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, आसान हो गया बेटा। ऑफरिंग कैश डिस्काउंट टू डेटर्स। सर अगर मैं डिस्काउंट दूंगा डेटर्स को, उससे मेरा वर्किंग कैपिटल नहीं बढ़ेगा। क्यों सर? क्यों? क्योंकि सर डेटर कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा बाय सेम अमाउंट। तो मेरे करंट एसेट्स पे नो इफेक्ट। क्या ये बात समझ आती है बेटा? अगर मैं डिस्काउंट दूंगा डेटर को तो डेटर मुझे बदले में पैसे देगा बेटा। और अगर मुझे डेटर बदले में पैसे देगा तो मेरा डेटर कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा। तो करंट एसेट में एक चीज कम हो रही है, एक चीज बढ़ रही है, तो करंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। करंट लायबिलिटी की तो बात ही नहीं हो रही बेटा इस वाले में। अच्छा, तो ये तो आंसर नहीं है बेटा। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एट बैंक। मैं बैंक के पास जाके बैंक ओवरड्राफ्ट ले रहा हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि मुझे तो लायबिलिटी का कम दिखाना है। इस वाले इंस्टांस में तो लायबिलिटी बढ़ रही है बेटा। अच्छा सर, डी पे आओ। टेकिंग अ लॉन्गर क्रेडिट पीरियड फ्रॉम सप्लायर। सर सप्लायर के क्रेडिट पीरियड लंबा लेने से, सुनना बेटा, सप्लायर के लंबे क्रेडिट पीरियड से मेरी करंट लायबिलिटी आज ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। नो अफेक्ट है बेटा। सर सी इज माय आंसर। सुनना बेटा, सेलिंग अ सरप्लस डिलीवरी व्हीकल। मैं डिलीवरी व्हीकल बेच रहा हूं, मेरा नॉन करंट एसेट कम होगा और बदले में मेरे पास पैसे आएंगे। पैसे आएंगे यानी मेरा करंट एसेट बढ़ जाएगा। क्योंकि नॉन करंट एसेट का इम्पैक्ट वर्किंग कैपिटल पे नहीं आता, इसलिए नॉन करंट एसेट रिड्यूस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे क्या हो रहा है, सामने से पैसे आ रहे हैं, पैसे आएंगे तो मेरा करंट एसेट बढ़ जाएगा। उसके बाद है सर क्या कहता है? सर कहता है टैन इज कंसिडरिंग सेलिंग रॉ मटेरियल्स ऑन क्रेडिट टू अर्जुन। टैन इज सेलिंग रॉ मटेरियल, तो टैन हुआ सेलर बेटा और अर्जुन हुआ बायर। आपसे पूछता है व्हाई डज टैन लुक एट अर्जुन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा मैंने आपको ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो पढ़ाते हुए बताया था, या ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो पढ़ाते हुए बताया था कि एक बिजनेस अपने कस्टमर का अकाउंट इसलिए देखेगा बेटा, ये चेक करने के लिए कि क्या उसको पैसे मिल जाएंगे। ऐसा तो नहीं है अगर आज वो उधार दे रहा है तो उसको पैसे ही ना मिले। तो मैं हमेशा टैन का जो है बेटा वो देखूंगा। क्यों? ताकि मुझे ये पता चले कि मैं जो उसको उधार दे रहा हूं, क्या वो मुझे उधार दे सकता है या नहीं दे सकता। तो टैन सेलर है बेटा, टैन सेलर है और अर्जुन बायर है। और टैन जो है वो अर्जुन जो है वो डेटर भी है टैन का। सर आए जरा गलत वाले से पढ़ते हैं, बी। टू फाइंड आउट हाउ मच अर्जुन हैज स्पेंट ऑन नॉन करंट एसेट। सर मेरा वास्ता ही नहीं वो नॉन करंट एसेट खरीदे या बेचे, मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। टू नो हाउ मच कैपिटल अर्जुन हैड इन्वेस्टेड इन बिजनेस। सर मेरा इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। टू कैलकुलेट अर्जुन स्ट्रेट पेबल पेमेंट पीरियड। सर ये पेबल्स तो है ही नहीं, अर्जुन तो हमारा कस्टमर है, तो पेबल पेमेंट थोड़ी। हाँ अगर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बोलता तो आंसर सही होता। तो सर आंसर इज डी, टू सी इफ अर्जुन एक्सपीरियंसेस अ हाई लेवल ऑफ बेड डेट्स। सर
मैं ये चेक करूंगा फाइनेंशियल्स में अर्जुन की, कि अर्जुन, ऐसा तो नहीं अर्जुन को डिफिकल्टी हो रही है फाइनेंशियली, और फाइनेंशियली डिफिकल्टी होगी तो उसकी वजह से वो शायद मेरे पैसे ना लौटाए और वो पैसे मुझे बेड डेट्स रिकॉर्ड करने पड़े। सर आगे यहाँ क्या कहता है, एन इनकम स्टेटमेंट शोज द फॉलोइंग। रेवेन्यू बताया हुआ है बेटा आपको, इन्वेंट्री बताया हुआ है, परचेजेस बताया हुआ है, और इन्वेंट्री क्लोजिंग बताया हुआ है। आपको बोलता है व्हाट इज द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। सर बड़ा ही आसान। सर अगर आपको याद हो, हमने निकालना सीखा था इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स में है बेटा। तो मैंने आपको टाइम्स में भी निकालना सिखाया था और डेज में भी निकालना सिखाया था। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, मेरा रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है। सर एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा। सर एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपको बताया था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो मेरे ख्याल से एवरेज इन्वेंट्री तो 500 आ गया। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑलरेडी 2700 गिवन है बेटा, 2700 डिवाइड बाय 500। जरा बताओगे बेटा कितना टाइम्स आ रहा है। हाँ भाई, कैलकुलेटर हाथ में रखें, बता दें कितना टाइम्स आ रहा है सर। 5.4 टाइम्स। तो ए इज माई आंसर। बड़ा ही आसान मासूम सा एमसीक्यू है बेटा। उसके बाद क्या कहता है, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट करंट रेशो। अब बेटा देखो, मैंने अभी आपको ऊपर टेक्निक सिखाई कि जब भी रेशो पूछेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कैसे इंप्रूव करेंगे या किस वजह से एडवर्स होगा, आपने फॉर्मूला लिखना है। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। सही है सर। अब आओ, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट करंट रेशो। इट कैन बी हायर देन क्विक रेशो। सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं करंट रेशो में क्लोजिंग इन्वेंट्री लेता हूं, लेकिन मैं क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो में क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लेता। तो हमेशा मेरा करंट रेशो ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू क्विक रेशो। सेकंड, इट कैन बी लोअर देन क्विक रेशो, नहीं। अच्छा फिर आओ, इट डिफर्स फ्रॉम क्विक रेशो बिकॉज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, नहीं सर। आंसर डी 4 है। इट डिफर्स फ्रॉम क्विक रेशो बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। सर करंट एसेट्स, करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो दोनों में फर्क किस चीज का है बेटा, सर इन्वेंट्री का फर्क है। तो 1 और 4 है हमारा आंसर इज बी। आ गए हैं बेटा। उसके बाद आपसे कहता है सेल्स हमें गिवन है, ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है और मार्कअप गिवन है। आपसे कहता है परचेजेस निकाल के दो। सर हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब भी एग्जामिनर मार्कअप देगा हमारी कॉस्ट 100% होगी। सर हमारी कॉस्ट 100% होगी, और हमारी अगर कॉस्ट 100 है तो जाहिर सी बात है सेल्स 150% होगी। मेरे पास सेल्स की वैल्यू है 3000। मुझे अगर कॉस्ट की वैल्यू पता चल जाए बेटा, तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला लगाकर आराम से परचेजेस निकाल सकता हूं। तो आप चेक करिएगा, अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू। यहां से मेरे पास परचेजेस नहीं, यहां से तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। जरा बताओगे कितना आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ भाई, जरा बताएंगे कितना आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैलकुलेट करो बेटा, 100 डिवाइड बाई 150 इंटू 3000। सर 2000 मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। अब बेटा आप सबको पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मैंने लिखा 2000। मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 400। परचेज मेरे मुझे नहीं पता बेटा। क्लोजिंग इन्वेंट्री है मेरे पास 700। तो बता देंगे परचेज कितना आ रहा है। हाँ भाई, जरा बता देंगे कितना आ रहा है परचेज। 1700 आ रहा है बेटा, चेक करो जरा, चेक करो 1700 आ रहा है सर। कितना आ रहा है चेक करो जरा। सो सर बी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर। हाँ सर, उसके बाद आपको क्रेडिट सेल्स दे रहा है, आपको कैश सेल्स दे रहा है, आपको रिटर्न्स दे रहा है, आपको जीपी मार्जिन दे रहा है, और आपको बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे दो। अब बेटा बड़ा ही आसान है, देखो मैं मार्जिन, मैं वापस इतनी ख्वारी करूं कि मैं मार्जिन 20% लिखूं, और हमने पढ़ा है मार्जिन सेल्स। आंसर 2300 क्यों होगा भाई। 400 माइनस 700 माइनस 300 हो गया, हाँ 2300 होगा, सॉरी माय बैड। 2300 होगा बेटा, सॉरी मैंने कैलकुलेशन एरर किया था। आंसर इज सी। चलें आगे, डी सॉरी 2300।
अब बेटा यहाँ, अब यहाँ पे मैं इतनी ख्वारी करूं कि मैं पहले लिखूं मार्जिन 20% है, मार्जिन होता है, मार्जिन दिया होता है तो सेल्स 100 होता है, कॉस्ट 80 होता है। इतनी ख्वारी करने की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों? सर मुझे ख्वारी इसलिए करने की जरूरत नहीं है कि मुझे जीपी मार्जिन का फॉर्मूला पता है। जीपी मार्जिन इज इक्वल्स टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। अब ये सेल्स कौन सी होगी बेटा, याद रखना, ये नेट सेल्स होगी, मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था। नेट सेल्स का मतलब इसमें से सारी चीजें प्लस माइनस होके आएंगी। मुझे जीपी नहीं पता, लेकिन मुझे जीपी मार्जिन पता है 20। मुझे जीपी नहीं पता। अब आओ जरा नेट सेल्स निकालते हैं। सर मेरे पास क्रेडिट सेल्स है 14,000। सर मैंने कैश सेल्स भी की थी 3,600 की, और 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए हैं। सर जब कस्टमर ने मुझे गुड्स रिटर्न कर दिए तो मैंने बेचा ही नहीं, और जब मैंने बेचा ही नहीं तो मैंने प्रॉफिट भी नहीं कमाया। तो मुझे बता देंगे मेरी नेट सेल्स कितनी आती हैं? हाँ दोस्त, मुझे बता देंगे मेरी नेट सेल्स कितनी आती हैं सर? हाँ भाई। सर कितनी आती है नेट सेल्स? 15,600। अब बेटा बहुत गौर से सुनना, मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 20 लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं। या तो यहाँ पे 20% लिखो और मल्टीप्लाई बाय 100 करो, या सिर्फ 20 लिख के जीपी अपॉन 15,600 कर दोगे। मल्टीप्लाई बाय 100 उस केस में नहीं होगा। तो बता देंगे जरा मुझे कितना जीपी आया है? सॉरी, 20% लिखोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होगा बेटा। तो बता देंगे जरा जीपी कितना आ रहा है? सर 3120। तो इस हिसाब से बेटा बी इज माइनस। क्या ये क्लियर है बेटा? जल्दी से बताएं। अगर 20% लिखो तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100 मत लिखना। अगर परसेंटेज नहीं यूज करे तो 20 को के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 भी कैलकुलेटर में लिखना। चलें आगे हैं। अब बिजनेस प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रेवेन्यू दे दिया, जीपी दे दिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर दे दिया। आपसे बोलता है मार्कअप। सर अब इसने तो बताया ही नहीं है कि जीपी मार्कअप निकालना है या एनपी मार्कअप निकालना है। अबे होशियारियों, एनपी का मार्कअप ही नहीं होता, मार्कअप सिर्फ जीपी का होता है। मार्जिन जीपी या एनपी का हो सकता है, लेकिन मार्कअप हमेशा जीपी का ही होता है। अच्छा, सर बड़ा ही आसान। सर मार्कअप का फॉर्मूला क्या है? सर मार्कअप का फॉर्मूला है जीपी अपॉन कॉस्ट इन 200। सर मेरे पास जीपी तो है 90,000। सर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां से लाऊं? सर बड़ा ही आसान है, देखिएगा। सर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां से लाऊं? सर जीपी का फॉर्मूला क्या है? सर सेल्स माइनस कॉस्ट। सर आपके पास जीपी है 90,000। सर आपके पास सेल्स है 2,90,000 माइनस कॉस्ट। तो सर कॉस्ट आ जाएगा 2 लाख। हाँ भाई, लगा दे सर 90,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100। जरा बता दो कितना आ रहा है बेटा परसेंटेज? 45%। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ दोस्त जल्दी से बताएं, डी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है सर? आसान आसान एमसीक्यूज हैं, बहुत ही हलवे हैं बेटा। करवाते हुए भी शर्म आ रही है मुझे, आपको पता है। चलें आगे हैं। अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। क्या मांग रहा है सर? सर प्रॉफिट ऊपर, नीचे रेवेन्यू। सर तो हमने पढ़ा था ना, एनपी मार्जिन कहते हैं सर इसको। और एनपी मार्जिन का फॉर्मूला एनपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। सर सवाल में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, क्या मैं नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है जीपी माइनस एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट नहीं पता, जीपी पता है 32,000, एक्सपेंस पता है 17,000। जरा बता देंगे नेट प्रॉफिट कितना आएगा? हाँ बच्चों, जरा बता देंगे नेट प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? 15,000। सर नेट प्रॉफिट तो लिख लिया, सर सेल्स कहां से लाऊं? सर जीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर जीपी है 32,000। सर सेल्स नहीं पता। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 48,000। बता देंगे सेल्स कितना आ रहा है? हाँ भाई, बताओ बेटा कितना आ रहा है सेल्स? 80,000। सर 15,000 डिवाइड बाय 80,000 इन 200। बता दो एनपी मार्जिन कितना आ रहा है? हाँ भाई। बेटा जिस तरह वर्किंग्स करवा रहा हूँ ना, मुझे, जब हम एयरली पास पेपर करेंगे ना, मुझे ऐसे ही वर्किंग चाहिए, अभी बता रहा हूँ। किसी ने अगर डायरेक्ट करके भेजा बेटा, अच्छा नहीं होगा। चलें आगे। कहता है विच विल इंक्रीज द ट्रेडर्स वर्किंग कैपिटल। अगेन सर वही,
इंक्रीज बोले इंप्रूव बोले एक ही बात है सर। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला वापस से लिख लेते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इंक्रीज कब होगा? या तो करंट एसेट बढ़ जाए या करंट लायबिलिटी कम हो जाए। आ जाए सर। डिलेइंग पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, हम पहले भी ऊपर मैं आपको इसकी वजाहत दे चुका हूं बेटा कि इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ऑब्टेनिंग शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन से मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, मुझे करंट लायबिलिटी कम का दिखाना है। सेलिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट प्राइस, सर इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री कम हो रही है, बराबर से पैसा आ रहा है, तो नो अफेक्ट। आंसर इज डी, सेलिंग नॉन करंट एसेट। क्यों सर? नॉन करंट एसेट कम हो जाएगा लेकिन उससे मेरे वर्किंग कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। नॉन करंट एसेट कम होने से मेरे पास कैश आ रहा है, तो कैश करंट एसेट है, तो डी इज द आंसर। सेम रिपीटेड एमसीक्यू है बेटा। आगे हैं। उसके बाद बेटा अगेन वही आ गया, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स में बताना है बेटा। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं बेटा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग है 36, क्लोजिंग है 24, डिवाइड बाय 2। जरा बता दोगे एवरेज इन्वेंट्री कितना आता है? हाँ भाई, जरा बता दोगे एवरेज इन्वेंट्री कितना आता है? हाँ भाई बोलो बेटा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री 36,000 प्लस परचेजेस 3,60,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 24,000। तो बता दो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कितना आ रहा है? 30,000 मेरा एवरेज इन्वेंट्री आ गया और 3,72,000 मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। डिवाइड कर लें बेटा, आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 372,000, एवरेज इन्वेंट्री है 30,000। बता दो बेटा कितने टाइम्स आ रहा है आंसर? सर 12.4 टाइम्स आंसर आ रहा है, इसका मतलब बी है। आसान आसान एमसीक्यूज है बेटा। उसके बाद आओ, हाउ इज मार्कअप कैलकुलेटेड। अभी बताया था मार्कअप जीपी का होता है, प्रॉफिट का नहीं होता बेटा। सर सामने सामने बी आंसर है, जीपी ऊपर कॉस्ट नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 इसने किसी ऑप्शन में भी नहीं दिया है, तो आप बी ही आंसर टिक करोगे बेटा। उसके बाद है सर, आपसे कहता है व्हाट वाज द कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको रेशियोज में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला सिखाया था, अगर आपको याद हो। सर दो फॉर्मूलेज होते हैं, या तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ओनर कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों फॉर्मूलाज आने चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है हर सवाल में दोनों फॉर्मूलाज लग रहे हो, कभी एक फॉर्मूला फेल हो जाएगा, जैसे कि इस सवाल में हुआ है बेटा। इस सवाल में ओनर कैपिटल दिया हुआ ही नहीं है, तो मुझे मजबूरन ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आए सर, गुडविल नॉन करंट एसेट है, प्रेमिसेस नॉन करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल्स नॉन सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, कैश एट बैंक डेबिट है तो करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट लायबिलिटी है, आएगा ही नहीं बेटा। तो बस सिंपल है, निकाल लें बेटा। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 10,000 प्लस 25,000 प्लस 9,500 माइनस 6,000 प्लस 15,000 और प्लस 500। बता दो बेटा कितना आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड? सर 54,000 आ रहा है, जिसका मतलब बी इज माय आंसर। अब बेटा देखो, ये आप है ना एक और काम भी कर सकते हो। वो काम क्या है सर? अगर कोई पहला वाला फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाए और उसको दूसरा फॉर्मूला याद हो, तब भी आप रिकवर कर सकते हो बेटा। कैसे? जरा दिमाग पे जोर लगाओ। मैंने आपको ओनर कैपिटल निकालना सिखाया था इन सिंगल एंट्री, और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा है एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू जो है वो ओनर का कैपिटल होता है। तो कर लो बेटा, बना लो। आप एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, सारी एसेट्स माइनस सारी लायबिलिटीज, आपके पास ओनर का कैपिटल आ जाएगा। आप उस तरीके से भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। चलें आगे हैं। उसके बाद बेटा बोलता है द एवरेज इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस वॉज 40,000, एवरेज रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स है, मार्कअप 20% है, रेवेन्यू निकाल के दो। अब बेटा देखो, मार्कअप दिया हुआ है और मांग रहा है रेवेन्यू है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स तो निकालनी ही पड़ेगी लाजमी। जब तक कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं निकालोगे, मार्कअप के थ्रू रेवेन्यू निकाल ही नहीं सकता। तो सर एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री बोल रहा हूं, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि मुझे नहीं पता,
डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यही फॉर्मूला है बेटा। मुझे सवाल में रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर बोला है 5 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं पता, एवरेज इन्वेंट्री पता है 40,000। यहां से मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल जाएगा कितना आ रहा है, जरा मल्टीप्लाई करो बेटा। कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल, जरा चेक करें। 2 लाख आ रहा है। 2 लाख आएगा ना, हमने ये 2 मिलियन क्यों लिख दिया है तुमने? सर अब सवाल में मार्कअप के बिना, हमने पढ़ा मार्कअप होता है तो कॉस्ट 100 होता है। अगर कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 होगा। आपके पास कॉस्ट की वैल्यू है 2 लाख, निकाल लो बेटा यहां से सेल्स की वैल्यू। अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इनटू नोन वैल्यू। बता दो बेटा कितना आ रहा है रेवेन्यू। हाँ भाई, बता दें कितना रेवेन्यू आ रहा है। बोलो बेटा कितना आ रहा है। बोलो भाई। 2,40,000। सी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर? क्या कहता है? कहता है जेक हैड करंट लायबिलिटीज ऑफ ट्रेड पेबल्स एंड हैड करंट एसेट्स ऑफ इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एट बैंक। विच मेजर वुड इंप्रूव इज करंट रेशो? सबसे पहले तो बेटा देखो, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। या तो करंट एसेट बढ़ जाए या करंट लायबिलिटी कम हो जाए, दोनों से मेरा रेशो क्या होगा बेटा? इंप्रूव होगा। करंट एसेट्स ने आपको बता दिया इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एट बैंक है। तो अगर नीचे के ऑप्शन में इन्वेंट्री बढ़ रहा हो या रिसीवेबल्स बढ़ रहा हो या कैश एट बैंक बढ़ रहा हो तो आपका आंसर सही होगा। या ट्रेड पेबल्स कम हो रहा हो, ऐसे ही इंप्रूव होगा ना करंट रेशो। न्यूमिनेटर बढ़ जाए और डिनोमिनेटर कम हो जाए। अब आओ ऑप्शंस पढ़ते हैं। सर बाइंग एडिशनल इन्वेंट्री एंड पेइंग इन कैश, सर नो अफेक्ट। क्यों? सर इसीलिए इन्वेंट्री खरीदूंगा तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगा और पेमेंट कैश से कर रहा हूं तो कैश कम हो जाएगा, तो करंट एसेट पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। सर दूसरे में है, सर डिक्रीजिंग ड्रॉइंग्स, कहता है डिक्रीजिंग ड्रॉइंग्स। अच्छा आगे देखते हैं, आगे आते हैं, फिर इसको देखते हैं। रीवैल्यूइंग नॉन करंट एसेट्स, बेटा इससे नहीं होता, मेरे पास पैसे नहीं आते, नॉन करंट एसेट्स का भी इंपैक्ट नहीं है और पैसे भी नहीं मिलते रीवैल्यूएशन से। डी पे आओ। सेलिंग इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट रादर देन फॉर कैश। सर इन्वेंट्री बेच रहा हूं, इन्वेंट्री कम हो जाएगा, और उधार पे दे रहा हूं तो रिसीवेबल बढ़ जाएगा, अगेन नो अफेक्ट। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब हुआ ड्राइंग्स कम करने से आपका आंसर बढ़ जाएगा। कैसे? सर अगर मैं कैश ड्राइंग्स करता हूं, पहले मैं 10,000 की ड्राइंग्स कर रहा था, अब मैं अगर 6,000 की ड्राइंग्स कर रहा हूँ तो मेरा कैश 4,000 से नहीं कम होगा। कैश का कम ना होना मेरा करंट रेशो को इंप्रूव कर देगा बेटा। क्या ये क्लियर होती है बात? हाँ दोस्त जल्दी से बताएं फटाफट से। सर उसके बाद अगेन उसी तरह का सवाल आ गया। आपको रेवेन्यू दे दिया, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया, आपको मार्कअप दे दिया, परचेजेस निकालने का बोल रहे हो, और क्या भी रहा गॉर्डन टुक 7,000 फॉर हिज ओन यूज, यानी ड्राइंग्स हैं बेटा परचेज की। तो आपको अगर याद हो मैंने आपको एंट्री सिखाई थी सोल ट्रेडर में, ड्राइंग्स डेबिट, परचेज क्रेडिट होता है बेटा। तो परचेज की वैल्यू से एडजस्ट करके निकलेगी परचेजेस। अब आए जरा, सर मार्कअप गिवन है, हमने पढ़ा है बेटा मार्कअप होता है तो कॉस्ट 100% होता है, और अगर कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस 150 हो जाएगा। आपके पास कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 90,000, कॉस्ट नहीं है। आओ निकाल लेते हैं अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू। जरा मुझे बता दोगे मेरे पास मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी? हाँ भाई, जरा बताओगे मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी? बहुत गौर से सुनना बेटा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, एमसीक्यू। एंड रिजल्ट शुरू में तो आसान है, एंड रिजल्ट थोड़ा मुझे आपको समझाना है। अब बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला सुनना जरा बहुत गौर से। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, और आप जब ड्राइंग्स करते हो तो आप अपनी परचेजेस को कम करते हो, क्रेडिट होता है बेटा। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं प्लस परचेज माइनस ड्राइंग्स, क्योंकि गुड्स की ड्राइंग्स है बेटा।
माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये याद रखना, ड्राइंग्स को एडजस्ट करना होगा क्योंकि वो आपकी परचेजेस को कम करता है। तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है बेटा 60,000, मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री है 8,000, मेरा परचेज मुझे नहीं पता, मेरा ड्राइंग्स है 7,000 और मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2,000। तो मेरे पास परचेज आ जाएगा। अगर किसी ने ड्राइंग्स माइनस नहीं किया तो आपका परचेज सही अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मुझे बताएंगे कितना आ रहा है मेरा परचेजेस? हाँ भाई, कितना आ रहा है मेरा परचेजेस? 61,000, यानी आंसर इज डी। क्या ये क्लियर है हमें ड्राइंग्स का इफेक्ट? उसके बाद उसके बाद कहता है सर, बड़ा ही मासूमाना सवाल, ट्रेड पेबल टर्नओवर निकालना है। बहुत ही आसान बेटा। ट्रेड पेबल्स ऊपर, क्रेडिट परचेजेस नीचे, जो कि 1,15,000 है, इनटू 365। जरा बता दोगे क्या आंसर आता है? इससे मासूम सवाल क्या ही होगा सर? जरा बता देंगे कितने डेज आ रहे हैं? बोलो बेटा, कैलकुलेटर इस्तेमाल करो ना। कितना आ रहा है? 9,765 डिवाइड बाई 1,00,000, 31 डेज आ रहा है बेटा। डी इज माई आंसर। उसके बाद है सर, कहता है Sabelo's liquid test ratio was higher on 1st Jan than it was on 31st December. What could have caused this? सर कहता है आपका एसिड टेस्ट रेशियो ज्यादा था जे ओपनिंग में, साल के शुरू में, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब बेटा देखो, एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आओ। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसिड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो आपसे कहता है भाई एसिड टेस्ट रेशियो ज्यादा था स्टार्टिंग में एज कंपेयर टू ईयर एंड, यानी आपको ये बताना है कि एसिड टेस्ट रेशियो इंक्रीज किस वजह से हुआ था सर। अब आप खुद सोचो बेटा, दिमाग लगाओ। मेरा आंसर एसिड टेस्ट रेशियो का कब ज्यादा आएगा? या तो मेरा करंट एसिड बढ़ जाए लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होना चाहिए, और करंट लायबिलिटी कम हो जाए। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? आपसे कह रहा है एसिड टेस्ट रेशियो हायर था, एसिड टेस्ट रेशियो हायर था बेटा। एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचो, जिस तरह करंट रेशियो पढ़ा है ना बेटा, एसिड बढ़ना चाहिए और करंट लायबिलिटी कम होगा ना, तो ही एसिड टेस्ट रेशियो ज्यादा आएगा। व्हाट कुड हैव कॉज दिस बेटा बोलते हैं सर, पहले तो डी कभी भी नहीं होगा, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, हम करंट एसेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सर इन्वेंट्री डिक्रीज नहीं होगा। सर अदर पेबल डिक्रीज, अब बेटा देखो, अदर पेबल्स डिक्रीज भी बोल रहा है और बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज भी बोल रहा है। अब आई थिंक इसमें कोई मसला है इस क्वेश्चन में, क्योंकि दो आंसर नहीं हो सकते, आंसर या तो एक एक ही हो सकता है। तो कोई मिस इंटरप्रेट होगा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्या कहता है? द फॉलोइंग रेशियोज हैव बीन कैलकुलेटेड फॉर अ ट्रेडर, एयर वन एयर टू, प्रॉफिट मार्जिन बेटा देखो और आरओसी देखो। अब पता क्या चलता है ये सुनो। व्हाट एक्सप्लेन्स दीज चेंजेस? सर मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया बेटा? बढ़ गया है। अब प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है सर? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। सर प्रॉफिट बढ़ने की वजह क्या होगी? सर या तो जीपी बढ़ जाएगा या एक्सपेंस कम हो जाएगा। भाई नेट प्रॉफिट किस तरह निकलता है? जीपी माइनस एक्सपेंस से निकलता है। तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा कब होगा? जब मेरा जीपी बढ़ जाए और एक्सपेंस कम हो जाए। ऐसा ही है सर। सर लेकिन आरओसी कम दिखा रहा है। सर आरओसी का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर प्रॉफिट तो बढ़ा है, तो हुआ क्या होगा? सर हुआ ये कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कम हो गया। प्रॉफिट कम नहीं हो सकता बेटा। ओ सॉरी, अगर मैं आरओसी का फॉर्मूला लिखूं तो मेरा मेरा आरओसी कम हुआ है। अब प्रॉफिट तो बढ़ा है सर, प्रॉफिट कम होता तो समझ आती है बात। मेरा आरओसी कम कब होगा? जब मेरा न्यूमरेटर ज्यादा हो या डिनोमिनेटर कम हो जाए, यानी मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं फॉर्मूला ही लिखता हूं बेटा, आओ। प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब मेरा, अब सुनना, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कम कब होगा? या तो प्रॉफिट कम हो जाए, जो कि इस केस में सिनेरियो नहीं है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है,
या मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाए। अब आओ जरा ऑप्शंस पढ़ते हैं। सर कहता है ड्रॉइंग्स हैव इंक्रीज बाय मोर देन प्रॉफिट, देखते हैं। फिर कहता है ग्रॉस प्रॉफिट हैज इंक्रीज बट प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज डिक्रीज। नहीं सर, प्रॉफिट फॉर द ईयर बढ़ रहा है, तो ये आंसर तो नहीं है। सर कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज इंक्रीज एंड कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। बेटा अगर मैं एडिशनल, प्रॉफिट फॉर द ईयर तो बढ़ रहा है बेटा मेरा, क्योंकि मुझे एनपी मार्जिन से लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन कहता है कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस। बेटा मैं अगर एडिशनल कैपिटल जितना ज्यादा लाऊंगा उतना मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा बेटा। जित कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग कैपिटल ऐड प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स ऐड एडिशनल कैपिटल। जितना ज्यादा कैपिटल लाऊंगा उतना कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा। यानी आंसर इज सी। सर ए क्यों नहीं होगा? सर ए इसलिए नहीं होगा कि ड्राइंग्स आपके कैपिटल एम्प्लॉयड को कम करता है। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो ड्राइंग जितना ज्यादा होगा उतना कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा। फिर डी पे, प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज इंक्रीज एंड अ लॉन्ग टर्म लोन हैज रीपेड। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का वो दूसरा वाला फॉर्मूला याद हो बेटा, क्या था? ओनर्स कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ना चाहिए बेटा। बढ़ेगा कब? जब ओनर कैपिटल बढ़े या नॉन करंट लायबिलिटी बढ़े। या तो लायबिलिटी रीपे कर रहे हो बेटा, लायबिलिटी रीपे कर रहे हो तो नॉन करंट लायबिलिटी कम हो रहा है। तो आंसर कभी भी डी नहीं हो सकता। क्या ये क्लियर? चलें आगे। अ ट्रेडर वांट्स टू इंप्रूव हिज ग्रॉस मार्जिन। फॉर्मूला लिख लो बेटा, जीपी अपॉन सेल्स। ग्रॉस मार्जिन कैसे बढ़ेगा? या तो जीपी बढ़ जाए या सेल्स कम हो जाए। आपसे कहता है हाउ कैन दिस बी डन? रिड्यूस एडमिन एक्सपेंस। सर एडमिन का तो जीपी मार्जिन से ताल्लुक ही नहीं है। सर रिड्यूस डेप्रीसिएशन। सर इसका भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि डेप्रीसिएशन से मेरा एक्सपेंस कम होगा और मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। सर रिड्यूस रेट ऑफ कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिड्यूस रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। सर कैश डिस्काउंट का रेट कम करने से आपका एक्सपेंस पे इंपैक्ट आएगा। आंसर इज डी। सर अगर ट्रेड डिस्काउंट कम कर दिया तो मुझे माल महंगा मिलेगा। ओ सॉरी, अगर ट्रेड डिस्काउंट आपने लेस कर दिया, मतलब आप अलाउ कर रहे हो, आपको मिला नहीं है। अगर आप ट्रेड डिस्काउंट कम कर रहे हो तो लोग आपसे सेल्स में महंगा खरीदेंगे, और अगर लोग महंगा खरीदेंगे बेटा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या ये खारा बता रहा हूं? सुन लो, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स, बताया था आपको, पढ़ाया था। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन बेचूंगा तो महंगा ना, सेल्स प्राइस तो कम नहीं होगी ना बेटा। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं। हाँ भाई। चलें आगे हैं। सर उसके बाद क्या कहता है, आ जाओ। सर कहता है मीशा प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर आवर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। सेल्स के आपको यूनिट्स बता दिए, 10,000, 1,000 यूनिट्स है 10 पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको बता दी, जीपी बता दिया। कहता है इन हर सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग मीशा रिड्यूस द सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड 1,500 यूनिट्स। कितनी सेलिंग प्राइस गिराई है ये नहीं बताया, लेकिन कह रही है सेलिंग प्राइस गिरी है। हर ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज बाय 250, देयर आर नो चेंजेस इन कॉस्ट पर यूनिट। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ सेल इन द सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग? बड़ा ही आसान सर, देखिएगा। सेल्स यूनिट्स मुझे पता है, लेकिन सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता, मैं एक्स अज्यूम कर रहा हूं बेटा। तो 1,500 एक्स हो जाएगा बेटा, मैथ्स में पढ़ा है ना। जो नहीं पता उसको एक्स बना दो। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपसे कह रहा है कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आया। मेरा कॉस्ट पर यूनिट पहले 4.5 था। मैं चाहे 1,000 यूनिट बेचूं तब भी मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स 4.5 आएगी। मैं चाहे 1,500 यूनिट बेचूं तब भी मेरी पर यूनिट कॉस्ट सेम रहेगी। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,500 इंटू 4.5, कोई बताएगा कितना आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स? हाँ भाई, मैं इक्वेशन बना रहा हूं बेटा। जरा मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। 1,000 मत कर देना, अब 1,500 यूनिट्स बेचे हैं बेटा मैंने। जरा बताओगे कितना आता है सर? 1,500 इंटू 4.5, सर 6,750। सर सेल्स माइनस कॉस्ट करता हूं, प्रॉफिट आता है। उसने आपको बोला है जीपी डिक्रीज बाय 250 हो गया। अगर पहले जीपी 5,500 था और अब 250 से डिक्रीज हो गया है तो मेरा जीपी कितना हो गया होगा? 5,250। सर इक्वेजन बन गई। इक्वेजन क्या है? 1,500 एक्स माइनस 6,750
इज इक्वल्स टू 5250। सर 1500 एक्स को इधर रहने दें, 6750 उधर जाके ऐड हो जाएगा, और फिर x इज इक्वल्स टू 5250 प्लस 6750 डिवाइड बाय 1500 आ जाएगी आपकी सेल्स की वैल्यू। कोई बता देगा कितनी आ रही है वैल्यू? हाँ भाई, पूरा हलवा बना के एक एक कैलकुलेशन की है बेटा मैंने। जरा बता देंगे कितनी आ रही है मेरी सेल्स इन सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग? हाँ भाई, कितनी आ रही है मेरी सेल्स इन सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग? जरा करो बेटा कैलकुलेट। 5250 प्लस 6750 डिवाइड बाय 1500 कितनी आ रही है आमना? 98 आ रही है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस। सर 8 आ गई पर यूनिट। भैया आपको टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स निकालनी है। सर 8 पर यूनिट आई, कितने यूनिट्स बेचे इस साल? सर मैंने इस साल यूनिट्स बेचे हैं 1500। सर अब आप सोच रहे होंगे टोटल सेल्स क्यों नहीं निकली बेटा? क्योंकि मैंने यहाँ 1500 इंटू एक्स किया है, 1500 यूनिट से, और एक्स पर यूनिट था, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकलेगी, टोटल नहीं निकलेगी। तो 8 इंटू 1500 करो बेटा, टोटल सेल्स आ जाएगी। जरा बताएंगे कितनी आती है? हाँ दोस्त, 8 इंटू 1500 करो, कितनी आती है बेटा? ये 1500 एक्स, तो मैं नहीं करो डिवाइड 1500 से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं तो आपको पूरी इक्वेशन से तमीज से करके दिखा रहा हूँ आमना। 12,000 आ जाएगा। तो मेरा आंसर है सी। क्या ये क्लियर है बेटा? हमें जल्दी से बता। चलें आगे हैं। उसके बाद क्या कहता है सर? किम्स ट्रेड पेबल्स टर्नओवर इंक्रीज्ड। सर ट्रेड पेबल टर्नओवर बढ़ गया, यानी लोग कम दिनों में, सॉरी, किम्स ट्रेड पेबल्स टर्नओवर इंक्रीज, यानी हम जो है वो ज्यादा टाइम लगा रहे हैं बेटा। किम जो है वो ज्यादा, किम्स ट्रेड पेबल्स टर्नओवर इंक्रीज्ड। व्हाट कुड हैव कॉज दिस? किम का ट्रेड पेबल टर्नओवर है बेटा। अब मुझे एक बात बता दो, ये जो किम का ट्रेड पेबल टर्नओवर है, तो क्या किम ने उधार लिया है या किम ने उधार दिया है? कोई बताएगा? हाँ दोस्त, कह रहा है किम्स ट्रेड पेबल्स टर्नओवर इंक्रीज्ड, तो किम ने उधार दिया है या लिया है? हाँ भाई। सर किम्स ट्रेड पेबल्स टर्नओवर का मतलब किम ने उधार लिया है सर। किम अपने पेबल्स का टर्नओवर निकाल रहा है, अपना थोड़ी निकालेगा। तो अगर किम का टर्नओवर बढ़ गया, यानी किम ज्यादा टाइम में पैसे दे रहा है बेटा, तो मतलब क्या है? किम टुक लॉन्गर टू पे हर क्रेडिट सप्लायर। सिंपल आंसर है बेटा, खत्म। क्या ये क्लियर है सर हमें? हाँ दोस्त, जल्दी से बताएं। बहुत ही सिंपल, दिमाग से लॉजिकल है बेटा। सर आगे हैं, कहता है अ कंपनी प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। सर हर साल मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ रहा है, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है बेटा? इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ रहा है, यानी बढ़ेगा कैसे? नॉर्मल मैथ्स, न्यूमिनेटर बढ़ जाए या डिनोमिनेटर कम हो जाए, ऐसा ही है ना भाई? न्यूमिनेटर बढ़ जाए या डिनोमिनेटर कम हो जाए। आपको कहता है व्हाट वुड एक्सप्लेन द चेंजेस इन रेशो। अब बेटा बहुत गौर से सुनना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पार्ट ए में बोलता है कॉस्ट ऑफ सेल इज डिक्रीजिंग, गलत। कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ना चाहिए सर। सर फिर कहता है इन्वेंट्री इज इंक्रीजिंग, गलत सर, इन्वेंट्री कम हो रहा है, चेक कर लो। एवरेज इन्वेंट्री कम हो रहा है तो इन्वेंट्री भी कम होगा बेटा। सर आंसर या तो सी है या डी है। सर क्या मेरे सेलिंग प्राइस का ताल्लुक क्या मेरे सेलिंग प्राइस का ताल्लुक मेरे रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर से है? सर उल्टा है। मैं अगर ज्यादा प्राइस बढ़ा दूंगा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना हमने, मैं अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाता हूं मेरी डिमांड कम हो जाती है। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर क्या बोलता है? जित मैं बहुत ज्यादा दफा माल बेच सकता हूं, अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाऊंगा बेटा तो मेरी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कम हो जाएगी तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर तो कम हो जाएगा। हमें तो बताना है रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ कैसे रहा है। सर आंसर इज सी। सर सेल वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। सर सेल्स वॉल्यूम का क्या ताल्लुक? बेटा जितना ज्यादा यूनिट्स बेचोगे उतना रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ेगा। सेल्स वॉल्यूम का मतलब है यूनिट्स की बात हो रही है, मैं ज्यादा यूनिट्स बेच रहा हूं सर, तो इन्वेंट्री टर्नओवर भी तो यही कहता है, द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। तो जितना ज्यादा बेचोगे माल उतना ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ेगा। चले बेटा आगे हैं। उसके बाद कहता है
अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नॉन करंट एसेट दे दिए, करंट एसेट दे दिए, करंट लायबिलिटी दे दी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन दे दिया, आरओसी दे दिया। बोलता है व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर लोन इंटरेस्ट। सर आरओसी का फॉर्मूला सुनना बेटा, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट होता है और डिवाइड बाय होता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने अभी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पढ़ा, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मेरे पास नॉन करंट एसेट है 1,32,000, मेरे पास करंट एसेट है 28,000, मेरे पास करंट लायबिलिटी है 12,000। जरा मुझे बता दोगे मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा? हाँ भाई, जरा बता दें, मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा बेटा, जरा बताएंगे? हाँ बच्चों, जरा बताएंगे मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा सर? बोलो बेटा कितना आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड? सर 148,000 आ रहा है। सर फॉर्मूला लगा दें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.5 इज इक्वल टू प्रॉफिट नहीं पता, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 148,000 इन 200। बता दो बेटा प्रॉफिट क्या आ रहा है, बताओ बेटा प्रॉफिट क्या आ रहा है? 18,500। इसका मतलब सी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है बेटा? जल्दी से बताएं। हाँ, चले बेटा बैंक रिकंसिलेशन। अब बेटा देखना, बहुत ज्यादा एग्जामिनर इसमें खेलता है, एमसीक्यूज बहुत आसान होते हैं बेटा, लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनर खेलता है। एक दफा समझ जाओगे ना फिर मसला नहीं होगा कभी भी। आए, क्या कहता है? बोलता है कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट, देयर आर अनप्रेजेंटेड चेक्स टोटलिंग 420, विच बैलेंस अपीयर्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बड़ा ही आसान है सर ये वाला तो। सर अगर हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, क्योंकि हमें बैलेंस अब एज पर बैंक स्टेटमेंट बताना है, हमने पढ़ा था अगर मैं बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करता हूं बेटा, अगर मैं बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करता हूं, तो मैं अनप्रेजेंटेड चेक को करूंगा ऐड, यानी यूपीसी, और यूसीडी को करता हूं लेस। सवाल में खाली अनप्रेजेंटेड चेक गिवन है बेटा विच इज 420, यूसीडी नहीं गिवन बेटा, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा 1620। अब सुनना बहुत गौर से, हमने 1620 पॉजिटिव है। सर मैंने आपको बताया था मैं जो काम करता हूं बैंक उसका उलट करता है। 1620 पॉजिटिव है, यानी डिपॉजिटर के परस्पेक्टिव से ये डेबिट बैलेंस है, लेकिन बैंक इसका उलट करता है क्योंकि बैंक के लिए ये लायबिलिटी है। तो मेरा जो 1620 पॉजिटिव होगा वो बैंक के लिए क्रेडिट होगा। तो आंसर सी है। क्या ये क्लियर होता है? आगे आएंगे बताऊंगा। सर उसके बाद अगला वाला भी बड़ा ही आसान, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस है बेटा, बैंक का क्रेडिट पॉजिटिव होता है, हमारा क्रेडिट नेगेटिव होगा, बैंक का क्रेडिट पॉजिटिव होगा। ऑन 31st मार्च अनप्रेजेंटेड चेक अमाउंटेड टू 120, व्हाट इज द कैश बुक बैलेंस? सर वही रिवर्स करना है अब बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूं बेटा, और अब जो है वो यूपीसी लेस हो जाएगा बेटा, और यूसीडी ऐड होता है, तो मैं पहुंच जाऊंगा बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। मेरा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है 300 क्रेडिट, यानी बैंक के हिसाब से पॉजिटिव, यूपीसी है बेटा 120, यूसीडी है नहीं, आंसर आ जाएगा बेटा 180। 180 पॉजिटिव है, मुझे कैश बुक यानी डिपॉजिटर के परस्पेक्टिव से बताना है, डिपॉजिटर का पॉजिटिव डेबिट होता है। बी इज आंसर। क्या सर ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट सवाल हैं? जब बैंक स्टेटमेंट के परस्पेक्टिव से यानी बैंक के परस्पेक्टिव से बताना था तो पॉजिटिव क्रेडिट था, और जब डिपॉजिटर के परस्पेक्टिव से बता रहा हूं तो पॉजिटिव डेबिट है। चलें आगे हैं। उसके बाद बोलता है अ बैंक स्टेटमेंट बैलेंस एंड अ कैश बुक बैलेंस डू नॉट अग्री, विच आइटम्स आर अराइजिंग फ्रॉम टाइमिंग डिफरेंसेस। बोलता है बताओ टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था बेटा, बैंक चार्जेस टाइमिंग डिफरेंस नहीं होता। बैंक चार्जेस क्या होता है कि बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। बैंक एरर्स भी टाइमिंग डिफरेंस नहीं होता, टाइमिंग डिफरेंस होता है यूसीडी और यूपीसी। बताया था आपको, क्यों? सुन लो सर, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट क्या बताया था मैंने? चेक जो है मुझे कस्टमर ने चेक दे दिया है, चेक अभी क्लियरिंग में है,
दूसरा बैंक जब तक बताएगा नहीं, अगर दूसरे बैंक का चेक होगा तो 2 दिन लगते हैं मेरे अकाउंट में पैसा आने में। तो मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन बैंक मेरे अकाउंट को तब तक रिकॉर्ड पैसे डिपॉजिट नहीं करेगा जब तक वो सामने वाली बैंक कंफर्म नहीं कर देती। अनप्रेजेंटेड चेक में क्या बताया था आपको? अनप्रेजेंटेड चेक में आपको यह बताया था कि मैंने आज अपने सप्लायर को चेक फाड़ के दे दिया है, मैंने अपने बैंक अकाउंट को कम कर दिया है, लेकिन जब तक मेरा सप्लायर वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं कर देता, बैंक मेरे अकाउंट को कम नहीं करेगा। तो टाइमिंग डिफरेंस हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन आइटम्स की वजह से आएगा, याद रखिएगा। क्या ये क्लियर है सर? हाँ भाई, क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं। हाँ दोस्त, बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ाते हुए बताया था आपको। अब बेटा सुनना जरा बहुत गौर से। मैं इस वाले एमसीक्यू की बात कर रहा था। एक ये वाला एमसीक्यू और एक और बताऊंगा, थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये वाला टाइप का। कहता है, अ ट्रेडर कंपेयर्ड हिज कैश बुक बैंक कॉलम विच हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 70 विद हिज बैंक स्टेटमेंट। He found that bank charges 10 had not been recorded in his books and that the check for $18 which he had issued had not been presented. What was the balance on the bank statement? अब बेटा देखो, गलती मेरी कैश बुक में भी है और बैंक रिकंसिलेशन में भी है, तो पहले मुझे कैश बुक को अपडेट करना पड़ेगा। जब तक मैं कैश बुक अपडेट नहीं कर लेता, मैं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं निकाल सकूंगा, क्योंकि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक का होना लाजमी है। कैसे सर? देखिएगा, बताया था। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से अगर मुझे बैंक स्टेटमेंट पे जाना है, बेटा सुनना बहुत गौर से, ये वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे एक और आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यूपीसी ऐड करता हूं और मैं यूसीडी लेस करता हूं, तब मैं जाकर पहुंचूंगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पे, जो कि मेरा ओरिजिनल सवाल की रिक्वायरमेंट है। मैं इस 70 को नहीं ले सकता एज अपडेटेड कैश बुक बैलेंस, क्योंकि ये 70 गलत है, इसमें बैंक चार्जेस अभी रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने। तो मुझे पहले अपडेटेड कैश बुक बनानी पड़ेगी बेटा, और अपडेटेड कैश बुक बनाकर बीडी से स्टार्ट करता हूं बेटा, 70 से, और बैंक चार्जेस आता है इधर, तो मेरा सीडी आया 60। मुझे अपनी अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस 60 रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वरना मैच ही नहीं होगा बेटा। तो जब तक ये 60 नहीं निकाल लेता, मैं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक है 60, अनप्रेजेंटेड चेक 18 का है बेटा, यूसीडी 0 है, 78 पॉजिटिव आ रहा है। अगेन वही बात, बैंक के परस्पेक्टिव से पॉजिटिव क्रेडिट होता है, तो सी आंसर है। क्या ये क्लियर है? दुआ करो आ जाए जो एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं उसमें। उसके बाद क्या कहता है सर? Why does a trader compare his cash book with his bank statements? To check for errors in cash book, to ensure cash book is up to date. क्यों मैं कंपेयर करता हूं कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से? सर, क्या जरूरी है कि मेरे कैश बुक में एरर दो? सर बिल्कुल हो सकते हैं। टू चेक फॉर एरर्स इन कैश बुक, हाँ सर। टू इंश्योर कैश बुक इज अप टू डेट, हाँ सर, दोनों आंसर हैं। दोनों यस यस हैं। मेरी कैश बुक में एरर भी हो सकता है, और मैं कंपेयर इसलिए करता हूं कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से, ताकि मेरी कैश बुक अप टू डेट आ जाए, तभी तो निकालते हैं बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। क्या ये क्लियर है? उसके बाद आंसर कहता है, अंबर अपडेटेड हर कैश बुक आफ्टर रिसीविंग हर बैंक स्टेटमेंट। अपडेटेड कैश बुक बैलेंस वाज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 250। यहां पे मुझे कैश बुक का अपडेटेड बैलेंस गिवन है, पिछले सवाल में नहीं गिवन था, तो मैंने पहले अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस निकाला था, उसके बाद मैंने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकाला था। यहां पे मुझे अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो मुझे बैंक दोबारा अपडेट करने की जरूरत नहीं है। कहता है, द बैंक स्टेटमेंट डिड नॉट इंक्लूड चेक्स नॉट प्रेजेंटेड 96 यानी यूपीसी बेटा, एंड अमाउंट्स नॉट क्रेडिटेड 183 यानी यूसीडी। बोलता है निकालो बैंक स्टेटमेंट का अमाउंट। बड़ा ही आसान ये वाला एमसीक्यू भी बेटा, मैं एक एमसीक्यू की ऐसी बात कर रहा हूं, बताऊंगा जब आएगा वो। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक है 250 ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव, ऐड करता हूं यूपीसी, लेस करता हूं यूसीडी। यूपीसी है बेटा 96, यूसीडी है बेटा 183। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नेगेटिव आएगा। यहां पे बताओगे कितना आता है नेगेटिव? हाँ दोस्त, बताओगे कितना नेगेटिव आता है सर? कोई बताएगा कैलकुलेट करके?
-250 प्लस 96 -183। बताओ बेटा। 163 नहीं आ सकता। अरसलान, कैलकुलेटर यूज करना भी नहीं आता क्या तुझे? 337 आ रहा है नेगेटिव। सर मेरा नेगेटिव क्रेडिट होता था, बैंक का नेगेटिव डेबिट होगा। डी इज माय आंसर। क्या ये क्लियर है? अरसलान क्लियर है? चले आगे हैं। अब बेटा सुनना, जिस एमसीक्यू की मैं बात कर रहा था कब से, 250 पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। अब बेटा सुनना, जिस एमसीक्यू की मैं बात कर रहा था, इस एमसीक्यू में बच्चे इतनी गलतियां मचाते हैं ना बेटा, समझना। मैं आपको पहले ऊपर वाला दिखाता हूँ एमसीक्यू जो हमने किया था अभी। जब हम ये वाला एमसीक्यू कर रहे थे जब हम ये वाला एमसीक्यू कर रहे थे, एग्जामिनर ने मांगा था बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट का बहुत तमीज से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बच्चे गलती इसी एमसीक्यू में करते हैं, जो अब हम करेंगे, ये वाला नहीं, जो अब हम करने वाले हैं। आपसे मांगा था बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालने के लिए अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस होना लाजमी है। और अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप अपडेटेड कैश बुक बनाओगे नहीं। क्या ये वाली बात हमें क्लियर होती है? हाँ दोस्त, जल्दी से चैट पे लिखे फटाफट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। जरा बताएंगे ये हमें चीज क्लियर है? अब बेटा बहुत गौर से सुनना। सुनना, अब अगला एमसीक्यू जो मैं करवाने जा रहा हूं, आपको कह रहा है अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस निकालो। सुनना, उलट बोल रहा है, लेकिन अब सुनना जरा दिमाग से। कहता है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है क्रेडिट 740। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट यानी पॉजिटिव बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सुनना। बोलता है कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक ही फाउंड द फॉलोइंग: बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी ये तो सर अपडेटेड कैश बुक में जाना चाहिए। और दूसरा है चेक पेड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, तो ये है अनप्रेजेंटेड चेक। अब बेटा बहुत गौर से सुनना, बच्चे क्या करते हैं। बच्चे इस सवाल में अपडेटेड कैश बुक बनाते हैं, विच इज रॉन्ग। मैं आपको बताऊंगा क्यों। आप लोग सोच रहे होगे कि सर बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हमें अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस निकालना पड़ेगा। सुनना बेटा, अपडेटेड कैश बुक निकालता कैसे हूं बैलेंस? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता हूं, जिसमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से अब मैं स्टार्ट करूंगा, विच इज 740। और अगर बैंक स्टेटमेंट से अपडेटेड कैश बुक पे जाता हूं तो यूपीसी करता हूं लेस, यूसीडी करता हूं ऐड। जो आंसर आता है ना, वो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक आता है। सुनना बहुत गौर से, बच्चे क्या करते हैं वो भी बताऊंगा, देखना। मेरा अनप्रेजेंटेड चेक है 150, मेरा यूसीडी है ही नहीं। जरा बताओ कि अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस कितना आता है? हाँ भाई, जरा बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा बच्चे क्या गलती करते हैं। 740 -150 करो बेटा, जरा कितना आता है? हाँ भाई, जरा 740 -150 करो बेटा, कितना आता है? 590 आता है, जरा चेक करो। मुझे एक बात बताओ, क्या 590 मेरा आंसर है, या मुझे इसमें बैंक चार्जेस एडजस्ट करने की जरूरत है? बताओगे? क्या 590 मेरा आंसर है, या मुझे इस 30 को एडजस्ट करने की जरूरत है? हाँ भाई, बोलो बेटा। सर ये जो मारिया जो आप बोल रही है ना, ऐड माइनस नहीं होगा बेटा, ये मेरा फाइनल आंसर है। यही बच्चे गलती करते हैं, सुन लो। सवाल पढ़ो ना क्या कहता है। बोलता है अपडेटेड कैश बुक बैलेंस निकालो। सर जब मैं बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाता हूं, डायरेक्टली मेरे पास अपडेटेड कैश बुक का आंसर आ जाता है। मुझे इस 30 को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसको इग्नोर करना है। पिछले वाले सवाल में क्या था, जो मैंने आपको ये वाला सवाल करवाया था, ये वाला, इसमें मैंने क्यों अपडेटेड कैश बुक निकाली थी? क्योंकि आपको अपडेटेड कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट पे जाना था बेटा। तो जब तक कैश बुक का बैलेंस अपडेट नहीं करोगे, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस सही आएगा ही नहीं। लेकिन सर अगर मैं अदर वे राउंड चलता हूं, अगर मैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूं, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट एज पर फॉर्मेट आंसर आता किस चीज का है बेटा? अपडेटेड कैश बुक का। अगर तुम उसमें से बैंक चार्जेस एडजस्ट कर दोगे ना, तो वो अपडेटेड कैश बुक का आंसर नहीं होगा। वो पता है किसका आंसर होगा? वो अपडेटेड कैश बुक में बीडी का आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर होती है सर हमें? हाँ दोस्त, दोबारा रिपीट करना, सुन लें। अगर एग्जामिनर नॉर्मल कैश बुक का बैलेंस आपको दे और आपको बोले बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकाल के दो, तो मैं पहले अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस निकालूंगा, फिर उससे मैं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालूंगा। लेकिन अगर एग्जामिनर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे और कहे अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस निकालना है,
तो अगर कोई कैश बुक का एरर आ रहा होगा मैं उसको इग्नोर करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मेट में ही आंसर 590 अपडेटेड कैश बुक का निकलेगा। क्या ये क्लियर है? सर उसके बाद कहता है, ऑन 2 अप्रैल नीना रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जफर, अ क्रेडिट कस्टमर, द चेक वाज रिटर्न अनपेड बाय द बैंक। अनपेड का मैंने आपको बताया था, डिसऑनर्ड चेक होता है बेटा। एंट्री क्या बनती है सर? एंट्री क्या बनती है बेटा? मैंने आपको बताया था, डेटर को दोबारा बढ़ा दूंगा, यानी जफर डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। मैंने आपको कैशबुक में सिखाई थी एंट्री। आंसर इज डी, बहुत ही आसान है बेटा। आगे आओ। उसके बाद आ जाओ, कहता है, ऑन 31 दिसंबर द बैंक कॉलम इन फराज कैशबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 2000। स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, और क्रेडिट ट्रांसफर दिया हुआ है। आपको बोलते हैं करेक्टेड बैलेंस निकालो कैश बुक का। फड्डा ही खत्म सर। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं निकालना, कैश बुक का ही करेक्टेड बैलेंस निकालना है। तो अपडेटेड कैश बुक बनानी पड़ेगी बेटा, सिंपल सी बात। आओ, अपडेटेड कैश बुक बनाते हैं। बीडी का ओवरड्रॉन बैलेंस है तो क्रेडिट पे जाएगा बेटा। स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ाया था, क्रेडिट पे जाता है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्रेडिट पे जाता है, पढ़ाया था आपको। क्रेडिट ट्रांसफर डेबिट पे जाता है बेटा। जरा मुझे बता दोगे? जरा मुझे बता दोगे सीडी किधर आएगा? सर टोटल 2900 आएगा। सर टोटल 2900 आएगा। सर सीडी बता देंगे कितना आ रहा है? हाँ भाई, माइनस कर दो 2900 में से 2250, कितना आता है मेरा सीडी? हाँ भाई, कितना आता है मेरा सीडी बेटा? जरा माइनस करो, 2900 माइनस 2250, 650 आता है बेटा। अब सुनना बहुत गौर से। बच्चे एग्जाम में 650 लिख के एक्साइटेड होके और ए आंसर लिख के बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं पेपर बहुत अच्छा हुआ है। बेटा उसने आपसे बोला है मुझे करेक्टेड बैलेंस बताओ एट 1 जैन। आप जो साइड बता रहे हो वो साइड 31 दिसंबर की है। आपको 1 जैन यानी बीडी के हिसाब से साइड बतानी है। बीडी आएगा डेबिट साइड पे, तो आंसर ए नहीं बी है। क्या ये क्लियर है? कहता है विच आइटम वुड नॉट बी शोन ऑन अ बैंक स्टेटमेंट बेटा। बैंक स्टेटमेंट में क्या नहीं आता बेटा? सर, सर सबसे पहले तो आ जाओ, विच आइटम वुड नॉट बी शोन ऑन अ बैंक स्टेटमेंट बेटा। सर चेक रिटर्न बाय बैंक मार्क्ड एज डिसऑनर्ड चेक बेटा। सर बैंक स्टेटमेंट में आता है ये। सर मंथली पेमेंट मेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट डेबिट। सर स्टैंडिंग ऑर्डर भी आता है। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? ये तो अपडेटेड कैश बुक में नहीं आता। बेटा बैंक में भी तो आता है। आप मैचिंग प्रिंसिपल जब लगाते हो, वेराइटी 2 वाला क्वेश्चन याद है, उसमें ये सब मैच करते हो तो एंड में जो बच जाता है वो लिखते हो बेटा। बैंक चार्जेस भी आता है। क्या नहीं आता? अनप्रेजेंटेड चेक। सर क्या बोल रहे हैं आप? तो बैंक रिकंसिलेशन में लेते हैं बेटा, ये बैंक रिकंसिलेशन का आइटम है। आपसे बोल रहा है सवाल पढ़ो, कौन सी चीज बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं होती? सर ना अनप्रेजेंटेड चेक ना अनक्रेडिटेड डिपॉजिट बैंक स्टेटमेंट में दिखता है, तभी तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आता है। बैंक स्टेटमेंट अलग है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अलग है। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ आगे हैं बेटा। अगला सवाल सर बिल्कुल वैसा ही है। आपको बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है, आपको बता रहा है यूपीसी इतना है और यूसीडी इतना है, और आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है, यानी अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस निकालना होगा। अगर इस सवाल में भी मुझे कैश बुक का कोई एरर गिवन होता मैं इग्नोर करता, क्योंकि जब भी मुझे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन होगा और मुझे कैश बुक का बैलेंस निकालने के लिए कहेगा तो ऑटो आंसर अपडेटेड कैश बुक ही आएगा बेटा। तो आ जाए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 1460 नेगेटिव बेटा। मैं लेस करूंगा यूपीसी विच इज 385। मैं ऐड करूंगा यूसीडी विच इज 255। आंसर बताओ नेगेटिव में कितना आता है? बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक डायरेक्ट आ जाएगा बेटा। बताओगे कितना आता है? -1460 -385 +255। बताएंगे कितना आता है? हाँ भाई, 1590 आता है बेटा नेगेटिव, चेक करो। सर मेरा नेगेटिव क्रेडिट होता है, सी इज द आंसर। क्या ये क्लियर है सर? अगला वाला रिपीट है बेटा।